दोस्तों ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, लिंक में दूंगा नीचे और आप पढ़ लेना। अब हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, कंडक्टेंस के बारे में हमें जानना है। कंडक्टेंस में को जानने से पहले उसके अंदर ही एक वर्ड छुपा हुआ है, कंडक्टर। कंडक्टर का क्या मतलब है? देखो, जो हमारे जितने भी सब्सटेंस थे, हम 8 9 में पढ़ते हैं सब चीज़ें, जितने सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं या पास आउट होने देते हैं, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देते, उनको इंसुलेटर बोला जाता है। तो उसी कंडक्टर वर्ड से, है ना, कंडक्टर वहां पर कुछ सॉलिड हो सकते थे, कुछ कोई और मटेरियल जो हम बचपन तक समझते थे, लेकिन अभी हम केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। कंडक्टेंस जो हमारे कंडक्टर जो हमारे होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप। कंडक्टेंस दो टाइप्स की होती है। और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने सॉलिड स्टेट के अंदर जाना था, जहां हम एन टाइप कंडक्टर, पी टाइप कंडक्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी, आयंस की मूवमेंट थी, कैर्नल्स जनरेट हो रहे थे। तो ये वही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है जहां पर द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बट no dissociation of ion take place, but no dissociation of ion take place. बेसिकली आयंस इसकी वजह ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। इसकी जो वजह है वो है इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई पूछे आपसे व्हाई इज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी पास आउट इन दिस काइंड ऑफ कंडक्टर, तो आप क्या बोलने वाले हो? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आयंस में तो वो ब्रेक हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से वो होगा। अब आपने ये सब चीजें एन टाइप पी टाइप में पढ़ी है, मैंने अभी भी आपको बताया कि सपोज करो ये हमारे पास कुछ कंडक्टर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जंप कर जब छोड़ के जाता है तो होल बनाता है ना। पॉजिटिव जब चार्ज इन पे हो जाते हैं तो उसको कैर्नल्स बोलते हैं, तो ये कैर्नल्स की फॉर्म में घूमने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो ये मूव हो रहे हैं उसकी वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, लेकिन जो ये कैर्नल्स हैं ये जब अपनी पोजीशन पर होंगे तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, वाइब्रेट। और यही वाइब्रेटिंग कर्नल्स जो है इन्हीं की इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करने वाले हैं? रुकावट पैदा करने वाले हैं। अब वहां पर कर्नल भी होंगे बहुत मोटे मोटे और वो हिल डुल रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में वो दिक्कत पैदा करेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो जो भी रेजिस्टेंस इस टाइप के कंडक्टर में थोड़ी बहुत होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कर्नल। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करने वाला है? डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला है। अभी हम इसके फैक्टर के बारे में जानेंगे। अगर एग्जाम्पल के बारे में हम जाने तो हमने वहीं देखा था, कुछ मेटल्स थी, है ना, मिनरल्स थे। कार्बन का एलोट्रोप जो है ग्रेफाइट, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इसी का कारण था, है ना, इन्हीं रीजंस का। तो वहां पर हम किनके बारे में पढ़ते थे? वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो विदाउट डिसोसिएशन इनटू आयंस इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। एक और नाम से इन्हें जाना जाता है, दैट इज मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, इसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या सॉरी नेचर ऑफ मेटल, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल या स्ट्रक्चर ऑफ मेटल से क्या मतलब है कि आप देखते थे वहां पर कुछ वैकेंसीज होती थी, कुछ वहां पर मूवमेंट होती थी इलेक्ट्रॉन्स की उन वैकेंसीज के अंदर से, जहां पर होल पैदा होते थे, तो उन्हीं की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हो रही थी। तो बेसिकली जो नेचर ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल कैसा होना चाहिए? कुछ इस टाइप का मटेरियल होना चाहिए मेटल्स का, जिसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो पाए, है ना। दूसरा क्या पॉइंट होगा यहां पर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, पर एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम का मतलब क्या है कि एक एटम के पास कितने पर एटम, एक एटम के पास कितने ज्यादा उसके हिस्से में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पे ये डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर की अगर हम बात करें
टेम्परेचर के बारे में अगर बच्चों हम स्टडी करें तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा हमारी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने एन टाइप पी टाइप में भी ये चीज को समझा था सेमीकंडक्टर्स में कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो रही थी क्योंकि वहां पर अपोजिशंस क्रिएट हो रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें जानना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। ये है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या फिर मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में। अभी हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको जानते हैं आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस वर्ड से ही आप समझ चुके होंगे या फिर मैंने इनका ये डिफरेंस के फॉर्म में लिखे तो आप उससे भी समझ चुके होंगे कि वहां पर तो आयंस प्रेजेंट नहीं थे, आयंस का कोई रोल नहीं था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। लेकिन यहां पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे कि उस सब्सटेंस से तो वहां पर आयंस प्रोड्यूस होंगे, हमारा जो सब्सटेंस है वो डिसोशिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, द सब्सटेंस डिसोशिएट्स, द सब्सटेंस डिसोशिएट्स इनटू आयंस। अगर वो डिसोशिएट हो गया तो वहां पर वो कंडक्टरिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का कारण है। अब यहां पर जो वहां पर मेजर फैक्टर क्या था इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आयंस आ चुके हैं तो मूवमेंट ऑफ आयंस है, मूवमेंट ऑफ आयंस। तीसरी बात, अगर वहां पर रेजिस्टेंस कैर्नल था तो यहां पर क्या रेजिस्टेंस होने वाला है, यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा इंटर आयनिक अट्रैक्शंस। मतलब अट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर अट्रैक्शन, जैसे सपोज करो कोई ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट ही किए जा रहे हैं, जब वो अलग अलग ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे। तो जब भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन, वो भले ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ हो, है ना, अगर वो हो रही है तो उससे हमारा जो कंडक्टेंस है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो रेजिस्टेंस का कारण क्या है, ये रेजिस्टेंस। ये क्या है, वाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, वाई। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन हो सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी एसिड के, होते हैं सॉल्यूशन ऑफ सम एसिड्स, कोई बेस हो सकता है, या फिर एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम ऑफ सॉल्ट, किसी सोल्ट को पानी में डाल के, कोई भी सोल्ट हो सकता है, तो उनकी स्टडी की जा सकती है। तो ये सब काम था किसका, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का, या फिर मैंने दूसरा नाम इसका क्या बोला, आयनिक कंडक्टेंस। दैट इज व्हाट, आयनिक कंडक्टेंस। अब फैक्टर्स पे चलते हैं इनके, बहुत आसान आसान से फैक्टर है। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रोलाइट होता कितने टाइप्स का है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वही सब्सटेंस है जो हम पानी में ऐड कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में ऐड कर रहे हैं, डिल्यूट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, strong and weak, strong electrolyte and weak electrolyte। जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जैसे ही एक्वस मीडियम में या पानी में या इसको डिल्यूट करेंगे एक्वस मीडियम में, इन एक्वस मीडियम, इट आयनाइज 100%, इट आयनाइज 100%, या फिर ऐसा बोल दिया जाए और इट डिसोशिएट्स 100%, पूरा का पूरा टूट जाएगा पानी में, आयंस में टूट जाएगा, इट डिसोशिएट्स 100%। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई एग्जांपल ले तो HCl, HNO3, है ना, H2SO4। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हम बोल सकते हैं क्या, KOH, NaOH। ठीक है, बेस होता क्या है यार, जो OH दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, जो H पॉजिटिव दे रहे हो, तो ये इजीली दे देंगे, इसलिए इनको इस टाइप का बोला जाता है। वरना प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन डोनर, एसिड बेस में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इट नेवर डिसोशिएट्स, ये डिसोशिएट करेगा नहीं 100%। हाँ, कुछ हद तक कर सकता है, इट नेवर डिसोशिएट्स 100%, कुछ हद तक कर सकता है। और बाद में भी हम डिल्यूशन के जब केसेस पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें जानते हैं। अगर ये डिसोशिएट नहीं कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोड क्या है जो डिसोशिएट नहीं कर रहेगा, तो वीक एसिड में अगर मैं इसका एग्जांपल पढ़ूं तो मैं बोलना चाहूंगा एसिडिक एसिड से CH3COOH पूरा नहीं टूटता है। वीक बेस का अगर मैं एग्जांपल पढ़ूं, HCN एक दूसरा एग्जांपल डाल सकते हो। अगर वीक बेस का मैं एग्जांपल करूं तो आप डाल सकते हो NH4OH, CaOH2, है ना, इस टाइप के आप एग्जांपल डाल सकते हो वीक एसिड के और वीक बेस के, है ना।
अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, ये टूट रहा है पूरा का पूरा। सपोज HCl था तो HCl पूरा टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, कुछ भी नहीं बचने वाला। HCl ये जीरो एट ए टाइम जीरो, ये क्या है, ये फुल मिलेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसके बाद हमें फैक्टर्स पढ़ने हैं। फैक्टर्स किसके पढ़ने हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के, है ना। पहला हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने ज्यादा आयंस मिलेंगे, और जितने ज्यादा आयंस मिलेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होंगी। दैट मींस हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, या भी स्ट्रॉन्ग फेवर करेगा, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भले ही वो एसिड हो, भले ही वो बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पहला पॉइंट ये था। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द सोलवेंट। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ द सोलवेंट। ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइट देखा, फिर दूसरा कौन सा देखना है, नेचर ऑफ द सोलवेंट। दोस्तों बात हम हर बार किसकी कर रहे हैं, यहां पर आयंस की कर रहे हैं। अगर बात ही आयंस की कर रहे हैं, पोलर का मतलब क्या, पोलर सॉल्यूशंस होते हैं, पोलर या नॉन पोलर, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पोलर मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव में सेपरेट होते हैं, सेपरेट करते हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव अगर सेपरेट होगा तो जो आयंस है उनके पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, तो मूवमेंट्स बढ़ने वाली है। मूवमेंट्स बढ़ेगी तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, तो पोलर मॉलिक्यूल जो है वो फेवर करेगा। सोलवेंट मस्ट बी पोलर, सोलवेंट मस्ट बी पोलर। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर हमारा सोलवेंट पोलर है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं, वो हमारे आयंस, जो हमारा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। अगर खींचेगा तो वहां पर कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ बेसिकली सोलवेंट की बात है तो मैं इसमें ही डाल सकता हूं, नॉट सोल्यूशन, दिस इज सोलवेंट। विस्कोसिटी को भी इसमें, विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड, टेंडेंसी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो जितना ज्यादा फ्लो होगा, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, आप देखोगे कि हमारे जो आयंस है उसकी मूवमेंट को उतनी तो ज्यादा दिक्कत होगी, वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होंगे, रेजिस्टेंस होगा, अपोजिशन होगी। तो वहां पर विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा हमारा जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी, कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। चौथा साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस से क्या मतलब है, हमारा अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट या आयंस, आयंस की बात करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोलाइट की भी क्यों बात करें, आयन जाने वाला है एक्चुअल में एक्वस मीडियम में। जितना ज्यादा आयन का साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, बल्कि ऐसा बोलो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा, आयन साइज स्मॉल, उतना ही सोल्वेशन ज्यादा होगा। सोल्वेशन का मतलब क्या, मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास आयन का मॉलिक्यूल है। सोल्वेशन मतलब अगर मैंने वाटर लिया है, वाटर मतलब पोलर, ये वाला सॉल्वेंट लिया है, वाटर लिया है, तो वहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ इनके मॉलिक्यूल्स हैं जो यहां पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज H2O पॉजिटिव, है ना। ये यहां पर एक हाइड्रेशन स्फीयर बना लेते हैं। तो जब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट करता हूं तो एक एनर्जी निकलती है जिसको बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी, तो बहुत ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो हमारा जो साइज है बेसिकली बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा साइज होगा तो हमारा जो मूवमेंट है, आप एक तरफ से ये भी सोच सकते हो कि हाँ छोटा साइज है तो सर मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी, कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है, है ना। वाई, बिकॉज उनको अट्रैक्ट भी तो करना है। अब यहां पर वो फंस चुके हैं, किसके मॉलिक्यूल, सोल्वेंट के मॉलिक्यूल से, उनको एग्रीगेट कर लिया गया है। तो साइज ऑफ आयंस में क्या है कि जितना छोटा साइज होगा, सोल्वेशन जो है वो उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा सोल्वेशन होगी हमारे पास कंडक्टेंस उतनी ही क्या होने वाली है, कम होने वाली है। लास्ट पॉइंट करते हैं टेम्परेचर का, टेम्परेचर एंड कंडक्टेंस, कंसेंट्रेशन सॉरी। टेम्परेचर का तो क्लियर है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास आयंस है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया काइनेटिक एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे आयंस भागेंगे। अगर आयंस भाग रहे हैं तो कंडक्टेंस और इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज। लेकिन कंसेंट्रेशन का इतना आसान पॉइंट नहीं है समझना। ये भी बता दूं मैं आपको कि कंसेंट्रेशन का जो हमारा पॉइंट है ये हम बाद में भी समझने वाले हैं, जब हम कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, लाइक डी बाय हक्कल ओम सागर इक्वेशन, है ना, उन जिन साइंटिस्ट ने बताया था इनके बारे में। तो थोड़ी सी स्टडीज की डीप है जिसको हम बाद में समझने वाले हैं, बिकॉज वाटर का बहुत इफेक्ट होता है। बेसिकली ये बोला जाता है देखो कि कंसेंट्रेशन के बढ़ाने पे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। क्यों होगी, देखो समझो इस बात को। अगर मैं बात करूं मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, से मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
जब कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो इंटरआयनिक अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। इंटरआयनिक अट्रैक्शंस का मतलब क्या, आप खुद सोचो, इतने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं कि वो उसकी मूवमेंट ही नहीं होने देते, है ना। स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शंस, जो अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट पॉइंट जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में पढ़ रहे तो यही बोला था कि रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है, इंटरआयनिक अट्रैक्शंस की वजह से। अब यहां पर इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, सो कंडक्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बेटा वैसे ही आयनाइज नहीं हो रहा है 100%। जब आयनाइज ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास कंसंट्रेशन और डाल दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उससे भी हमारी जो कंडक्टेंस है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज ही होने वाली है। तो मेजर पॉइंट ये थे। लेकिन अगर इसी प्रोसेस के अंदर मैं वाटर को ऐड कर दूं, डिल्यूशन को ऐड कर दूं, क्योंकि पानी डालने से, अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैं पानी डालूंगा, जो भी है वीक इलेक्ट्रोलाइट था, मैंने आपको बताया कि ये 100% आयनाइज कर जाएगा। इतना ज्यादा पानी क्वांटिटी हो जाएगी कि ये डेफिनेटली आयनाइज करेगा। अगर ये आयनाइज करेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो ऐसे भी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाया जाता है। इसके अंदर क्या हो गया, अगर इसके अंदर मैं दोबारा पानी को डालता रहूं तो दूर दूर हो गए मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई, जितने भी हमारे पास आयंस है वो इजीली मूव कर सकते हैं। अगर वो मूव कर सकते हैं दैट मींस हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप से इन चीजों को समझना है। आई होप आपको अगर डिफरेंस, अगर बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डिफरेंस भी आ जाए लिखना, तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक कंबाइंड पर्पस से बता रहा हूं, है ना। नीट के लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वीक एसिड वीक बेस, अगर वो आपको 4-5 एग्जांपल दे दे, है ना, और वो बोल दे कि इनमें से सिलेक्ट करो कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है, या फिर वो आपको ये बता दे कि कौन ज्यादा आयनाइज होगा, कौन ज्यादा आयनाइज नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखो। किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो या फिर आपको ऐसा लगे कि कोई अटपटी सी चीज लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो मुझसे। नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप्स ऑफ कंडक्टर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस करने वाले हैं। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, न्यूमेरिकल देखेंगे उनके क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो अगली वीडियो के लिए बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।